हेलो फ्रेंड्स, आई एम नन्या वाशनी फ्रॉम एडीमैड। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एयर पार्ट 2 से। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और पार्ट 2 में अब हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा और अपने टॉपिक जिन पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। Structure of the atmosphere, weather and climate, cyclone and nature's fury, moisture, एयर प्रेशर, इंसुलेशन, टेम्परेचर और बाकी भी टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, पर हम उन्हें कवर करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर होती हैं, पर हमने इनके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है अर्थ की। क्यों? क्योंकि इसमें वो इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं जो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर्स होती है। जो हम सांस लेते हैं, जो हवा, जो एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उनकी इंपॉर्टेंस जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है, वो सारी यहीं पे प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हमें प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ क्लाउड फॉर्मेशन की तरह अलग अलग नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं वो भी इसी लेयर में अकर होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है और इसकी थिकनेस होती है 50 किलोमीटर्स। ये प्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे आइडियल है। क्यों? क्योंकि ये जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं, सारे तूफान, साइक्लोन्स, विंड्स, रेन्स, क्लाउड फॉर्मेशन सबसे फ्री होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी तरह की क्लाउड या वेदर फिनोमिना नहीं होते। इसलिए ट्रोपोस्फेयर में मान लो अगर तूफान आ भी रहा है तो उसके ऊपर से प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में जा सकते हैं ताकि प्लेन को तूफान में, रेन में, हेल स्टॉर्म्स में कोई हानि ना हो, कोई उससे चोट ना आ जाए प्लेन को, या फिर कोई क्रैश लैंडिंग या फिर कुछ बुरी घटना ना घट जाए। उसमें ओजोन लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस की लेयर होती है। अब ये ओजोन गैस होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों होती है? तो पहली बार ट्रोपोस्फेयर में रहेगी तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ट्रोपोस्फेयर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वेदर फिनोमिना हो ही रहे हैं। मेसोस्फेयर में मीटियोर्स बर्न होते हैं, तो वहाँ पे इसकी वहाँ पे इसके लिए होना सही नहीं है इसका। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ये यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर लेती है, वो अर्थ पे आने नहीं देती। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना। तो ये जो लेयर ऑफ ओजोन गैस होती है, ये ओजोन एक्चुअली ऑक्सीजन के 3 एटम से बनती है ना। तो ये ऑक्सीजन के तीन एटम्स जब मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो ओजोन गैस बन जाती है। इसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, साइंस का चैप्टर स्टैंडर्ड 7 का अब आएगा। मेसोस्फेयर, third layer of the atmosphere. Now this layer lies above stratosphere, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है ना। अब ये जो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे जो मीटेरॉइड्स आते हैं स्पेस में से, जो एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स जो अर्थ पे गिरते हैं, उनसे ये हमारी अर्थ को बचाती है। वो कैसे? मेसोस्फेयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बनता है। मेसोस्फेयर में ऐसी ऐसी गैसेस होती है जिनसे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बनता है ऑब्जेक्ट्स पे जो आते हैं। इसीलिए जो मीटियोर्स आ रहे होते हैं स्पेस से, वो मेसोस्फेयर में आके जल जाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अगर कोई 10 किलोमीटर्स का बड़ा सा अगर कोई मीटियोर हमारे अर्थ पे आ रहा है तो वो हो सकता है मेसोस्फेयर में बर्न होने से 2 या 3 किलोमीटर का ही रह जाए और उससे टूट के उसका इफेक्ट पता भी ना चले अर्थ पे। तो मेसोस्फेयर हमें मीटियोर से प्रोटेक्ट करके रखती है। थर्मोस्फेयर। अब जो थर्मोस्फेयर होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ होता है। यह 880 to 400 किलोमीटर्स के बीच में होती है। और इसी लेयर में, थर्मोस्फेयर में एक लेयर होती है आइनोस्फेयर। अब यह आइनोस्फेयर जो होती है वो रेडियो ट्रांसमिशन, जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो हमारे जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, वो भी वहाँ पे जो टावर्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही सारे रेडियो ट्रांसमिशन ट्रैवल करते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर रहे हो तो जो सैटेलाइट थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट है, जो सैटेलाइट थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट है, वो है आपकी जगह से वो रेडियो वेव्स लेती है और फिर उसे दूसरी जगह पे पहुंचाती है। एग्जॉस्फेयर। अब ये सबसे आखिरी लेयर होती है और बहुत पतली सी लेयर होती है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, बस इतनी ही इंपॉर्टेंस होती है एग्जॉस्फेयर की।
वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर जो होती है वो एक आर टू आर डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन होती है। ये आपको पढ़ा सा लग रहा होगा क्योंकि हम ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। अब वेदर जो है वो अभी मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, तो फिर हो सकता है 10-15 मिनट बाद अचानक से सूरज निकल के आ जाए, या फिर हो सकता है बारिश हुई है अभी हल्की फुल्की तो हो सकता है तूफान ही आ जाए। और क्लाइमेट होती है जैसे दिल्ली की एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, मतलब जून में तो एकदम एक्सट्रीम समर हो जाती है, और दिसंबर और जनवरी में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है ना। तो इसमें जो भी सीज़न जो भी वेदर आता है ना वो एकदम एक्सट्रीम होके ही जाता है। गर्मियों की तो बहुत ज़्यादा होगी, ठंडियों की तो बहुत ज़्यादा होगी। अब मुंबई में जो क्लाइमेट रहता है वो हॉट ह्यूमिड और मतलब थोड़ा सा ना मॉइस्ट रहता है। वहाँ पे बहुत उमस सी रहती है। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरिया में है ना। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, वो ट्रॉपिक जोन में है, टॉररेट जोन में है, इसीलिए उसका क्लाइमेट क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड। तो क्लाइमेट होती है एवरेज वेदर कंडीशन, जो बहुत ही मतलब एवरेज वेदर कंडीशन जो काफ़ी सालों के ऑब्जर्वेशंस के बाद बताई जाए। नाउ मूविंग अहेड, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम साइंस के टर्म में देखें तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हमारी ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। पर जब हम साइंस से अलग हट के हम एसएसटी में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि एयर की जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उससे टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए हम एयर की ही मान के चलेंगे। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो डे टू डे ही नहीं बदलता कि आज बहुत धूप है, कल बारिश होएगी, परसों वापस से धूप हो जाएगी, फिर परसों बारिश होगी। ये केवल डे टू डे नहीं चेंज होता, सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, मानसून, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, है ना। तो ऐसे चलता ही रहता है और हर सीज़न में चेंज होता रहता है। कभी किसी सीज़न में समर्स में बहुत गर्म होता है और विंटर्स में बहुत ठंडा होता है। पर टेम्परेचर एक चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जिस पे उस पर चेंज आ सकता है, वो है इंसोलेशन। अब इंसोलेशन एक नई टर्म है। इंसोलेशन क्या होता है मैं आपको डायग्राम से अच्छे से बता रही हूँ। जस्ट इमेजिन दिस इज आवर अर्थ, नो लेट मी डू इट विद ब्लू कलर। जस्ट इमेजिन दिस इज आवर अर्थ, ओके। हाईलाइटर क्यों हो गया, सॉरी। ओके, अब ये हमारी अर्थ है मान लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अर्थ लिख देती हूँ, छोटा छोटा अगर आ जाए। ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ पे सन की रेज आती हैं, ब्लू और आई थिंक ऑरेंज ले लेते हैं। सन की रेज जो होते हैं वो हमारी अर्थ पे आती है। तो जो अर्थ होती है उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है एक, हम सबको पता है। लेट मी शो इट विथ रेड कलर। कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है हमारी अर्थ के चारों तरफ जो हमारी अर्थ को वार्म रखती है। अब जो सन की रेज आती हैं अर्थ में वो हमारे अंदर आई, ये अंदर आ गई। कुछ तो ऐसे सीधा यूँ बाहर चली जाती हैं स्पेस के, मतलब अर्थ की बाहर चली गई, और कुछ अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अर्थ बाहर नहीं जाने देती कुछ लेयर्स को, और कुछ सीधा बाहर ही चली जाती हैं जैसे यहाँ पे। अब कुछ तो आई और सीधा बाहर चली गई, और कुछ आई जो अर्थ के अंदर ही रह गई। तो वो गैस जो सन की हीट जो होती है, जो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, जो इनकमिंग सोलर एनर्जी जो अर्थ इंटरसेप्ट कर लेती है, जो एब्जॉर्ब कर लिए, तो जो अर्थ अपने पास ट्रैप कर लेती है, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। अब हम सबको पता है कि अर्थ टिल्टेड होती है, पता है कि नहीं? हम सबको पता है अर्थ हमारी टिल्टेड होती है, ठीक है। ये टिल्टेड अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ठीक है। ये है हमारी अर्थ जो टिल्टेड होती है। तो आप खुद ही बताओ, अगर लेट मी ड्रॉ द सन, ये सन है, अगर सन के जो रेज है वो यूं आ रही हैं तो ट्रॉपिक्स जो ये वाला रीजन है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें तो सीधी सीधी धूप आ रही है। ये जो रीजन है इसमें कैसे धूप आ रही है, टेढ़ी धूप आ रही है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो सन के जो हीट एनर्जी होती है, जो इंसुलेशन प्रोसेस होता है, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट की रेस टेढ़ी आती हैं।
ठीक है। तो ये इंसोलेशन जो प्रोसेस होता है ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बहुत ही बहुत ही ज़्यादा डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस मतलब टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब टेम्परेचर जो सिटीज़ में होता है वो विलेजेस से ज़्यादा हाई क्यों होता है? पहली बात, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं वो अर्थ को हीट अप कर देते हैं। दूसरी बात, जो जो विलेज एरिया जो टाउन एरियाज़ में, जो सिटीज़ एरियाज़ में जो व्हीकल्स होते हैं उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, जो आई थिंक सो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत रिलीज़ होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कटिंग ऑफ ट्रीज, अर्बनाइजेशन जो होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सिटीज़ का बढ़ जाता है। विलेजेस में तो सब बुलक कार्ट्स पे जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे होती नहीं क्योंकि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर होता है, मतलब क्रॉप्स उगाना होता है ना, और वहाँ पे पेड़ नहीं काटते लोग, ठीक है। एयर प्रेशर, अब नहीं, ये भी नया कंसेप्ट है। एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है और हाइट के साथ घटने लगता है। अब एयर प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, जो हर चीज़ जो होती है ना हमारे चारों तरफ वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर। अब जो एयर है वो हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। आप अपने रूम पे बैठे हो, आप अपने टेबल पे बैठे हो, अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, तब भी आपके ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है, पर आपको वो फील क्यों नहीं हो रहा? वो आपको फील इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उसे काउंटर प्रेशर कर रहे हो। आप एयर ने आपके ऊपर प्रेशर बना रखा है, आपने अर्थ पे प्रेशर लगा रखा है, तो जो एयर का प्रेशर आपके ऊपर लगता है वो सीधा अर्थ में चला जाता है और हमें फील नहीं होता। लेकिन अगर मान लो एयर का प्रेशर हटा दिया जाए तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम तो दबते, हम ऐसा लगता है कि हम ऐसे अंदर धंसते चले जाएंगे, है ना। तो जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एयर प्रेशर जो हम पे लग रहा है वही उसी को हम जब काउंटर प्रेशर करते हैं इसलिए हमें फील नहीं होता। अब जो एयर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो, टेम्परेचर किससे इन्फ्लुएंस होता था? इंसोलेशन से। अब टेम्परेचर से क्या इन्फ्लुएंस होता है? एयर प्रेशर। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। मतलब हाई टेम्परेचर मतलब हवा गर्म होगी, गर्म हवा हम सबको पता है एयर सर्कुलेशन से ऊपर चली जाती है, हल्की होती है, लेस डेंस होती है, तो राइज हो जाती है। तो जो जहाँ से हवा राइज हो गई तो वहाँ पे जो चीज़ें थी उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया। अब जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जहाँ की हवा कोल्ड हो जाती है, वहाँ की जो हवा होती है वो डेंस हो जाती है और नीचे सेटल हो जाती है। मतलब जो हवा ऊपर भी होती है वो भी नीचे आ जाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो चीज़ें होती है वहाँ पे और जितना प्रेशर होता है उससे भी ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। तो क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। अब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ की जो हवा होती है वो हमेशा लो एयर प्रेशर में जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे, अब आप ही खुद सोचो, अगर आप दो क्लासेस हैं, एक क्लास है फर्स्ट ए और एक है फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में 40 स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट बी में 10 स्टूडेंट्स हैं। अब फर्स्ट बी के इतने सारे बच्चों को टीचर कैसे हैंडल करेगी? तो क्या होता है, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसे हम दूसरी क्लास में भेज देते हैं। तो यही होता है एयर प्रेशर में भी, जहाँ पे हाई होते हैं वहाँ से वो लो प्रेशर में चला जाता है। विंड्स, अब विंड्स क्या होती हैं? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। मैंने आपसे कहा था कि एयर लो, हाई से लो में जाता है। तो जो विंड होती है, जब हवा हाई से लो में जाती है तो जो उसका मूवमेंट होता है वो विंड होता है, वो विंड होती है। अब जो विंड होती है वो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होती है: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब ये परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? ये जो विंड्स होती है वो पूरे साल उड़ती रहती हैं, है ना। इनकी जैसे डायरेक्शन फिक्स्ड रहती है और वो पूरे साल ही उड़ते हैं, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स जो होती हैं। सीजनल विंड्स ये होती है जो अपनी डायरेक्शन सीज़न टू सीज़न चेंज करती रहती हैं, जैसे मानसून जो इंडिया में होते हैं, है ना। तो मानसून क्या होते हैं, जो मानसून विंड्स होती हैं वो जब अलग अलग सीजन्स पर अलग अलग डायरेक्शन में उड़ती है। कुछ सीजन्स में होता है कि वो दिल्ली की तरफ उड़ रही हैं, जहाँ पे जब एक दिल्ली और मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जो होते हैं वहाँ पे तब मानसून सीज़न आता है। कुछ अलग, कभी अलग डायरेक्शन में उड़ती है। लेकिन इतना तो फिक्स रहता है कि मान लो नॉर्थ इंडिया में अगर वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर मानसून सीजन लाएगी तो बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे वो नहीं जाएगी। और अगर अलग अलग टाइम पे जो हवा होती है मानसून विंड वो इंडिया में उड़ती रहती है। तो सीज़न टू सीज़न उसकी डायरेक्शन वैरी करती है। लोकल विंड्स, अब जो लोकल विंड्स होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में और एक स्मॉल एरिया में उड़ती है।
वो अब जैसे लूज जो होते हैं, लू क्या होती है, वो गर्म हवाएं होती है, जो गर्म विंड्स होती है, हॉट विंड्स जो होती हैं, जो नॉर्थ इंडिया में कभी कभी उड़ती है, मतलब समर सीजन में उड़ती है, फिर समर सीजन में पर्टिकुलरली नहीं उड़ती, वो कभी उड़ती है कभी नहीं उड़ती। तो लोकल विंड्स जो होती है, जो एक छोटे से एरिया में उड़ती हैं, है ना, और थोड़ी सी टाइम के लिए उड़ती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं उड़ती। अब जैसे सी ब्रीज लैंड ब्रीज होती हैं, सी ब्रीज लैंड ब्रीज जो होती है वो केवल कोस्टल एरियाज़ में ही होती है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में होती है ना, और कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती। साइक्लोन, अब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन वो होता है जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरियाज़ की जो विंड होती है वो ऐसे जैसे लो से हाई में चली गई, सॉरी हाई से लो में चली गई, तो हो सकता है लो का प्रेशर हाई हो गया उस चक्कर में, फिर हाई से लो में गई, मतलब ऐसे विंड्स जब होती हैं, जो विंड्स में जब कभी स्वॉल होने लग जाती है, जब विंड्स बहुत ही तेज़ से घूमने लग जाती हैं तो एक साइक्लोन ले लेती हैं। अब वो नेचर की फ्यूरी होती है, फ्यूरी मतलब जो नेचर की तबाही होती है ना, वो होती है साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और आज की डेट में, अगर आप वीडियो तभी देख रहे हो जब मैंने अपलोड करी है, तो आज की डेट में तो मतलब उड़ीसा में निसर्ग अम्फन साइक्लोन्स आए, मुंबई में आए, तो इतने साइक्लोन्स आए जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनसे बहुत डैमेज हुआ। तो जो नेचर की फ्यूरी जो होती है साइक्लोन, उसकी केस स्टडी पढ़ने वाले हम उड़ीसा की। अब उड़ीसा तो है कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ पे तो बहुत साइक्लोन आते रहते हैं। तो 1999 की बात है, एक इतना तेज साइक्लोन आया था उड़ीसा में कि वहाँ पे जो कच्चा हाउसेस थे उनकी रूफ टॉप से उड़ गए, मतलब जो कच्चे हाउसेस थे उनकी छतें ही उड़ गई, जो मतलब इंडस्ट्रियल शेड्स थी वो सारी उड़ गई, पावर सप्लाई टेलीकॉम लाइन सब स्नैप हो गई, सब कट हो गई अचानक से, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। इतनी तेज़ बारिश हुई, मान लो जैसे साइक्लोन 3 दिन तक चलता ही रहा, इतनी तेज़ बारिश हुई, बाढ़ आ गई वहाँ पे, है ना, मतलब इतने फ्लडिंग हो गई रिवर्स में। उड़ीसा में तो कितनी सारी होली रिवर्स होती हैं, तो वहाँ पे सब में फ्लडिंग हो गई, साइक्लोनिक विंड्स इतनी तेज़ आई, मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड से आई, सब कुछ ऐसे अपने तरफ उड़ाती हुई ले गई, और इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन से, खुद ही सोचो। 29 अक्टूबर 1999 को आया था ये हमारा साइक्लोन, है ना, और मतलब जैसे कई एक 17 और 18 अक्टूबर, मतलब जैसे 17-18 का मतलब है कि 17 को शुरुआत और 18 तक चला वो साइक्लोन, इतने लंबे लंबे वो ऐसी, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे उड़ीसा में मतलब साइक्लोन्स आते हैं, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मॉइस्चर, अब जो हवा, जो हमारी लैंड जैसे ओशंस जो होते हैं, अलग अलग जगहों से, नॉट ओनली ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, अलग अलग जगहों जो वाटर की जगह होते हैं, जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है, वहाँ से जब वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है, तो हवा में जितनी वाटर वेपर होती है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज ऑन ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो वाटर वेपर होती है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, एंड मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ले लो, मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आज का टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब आज ना उमस सी होती है, मतलब आज हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, जो वाटर साइकिल का एक पार्ट होता है, मतलब जैसे इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन कलेक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो पानी के फॉर्म में रेन, बारिश गिरना, ओले पड़ना, है ना, स्नो बर्फबारी होना, तो ये जो होता है ये प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब जो आसमान से पानी है वो कितने अलग अलग तरहों से नीचे गिरता है ना। तो जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसे रेन कहते हैं, जो बर्फ़ के फॉर्म में आता है उसे स्नो कहते हैं। जैसे अब स्लीट मतलब जब चीज़ों के ऊपर, जैसे मतलब टेम्परेचर ठंडा होता है ना, तो जब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा पानी होता है ना, तो वो जो पानी होता है वो जम जाता है, तो एक पतली सी आइस की लेयर बन जाती है। जैसे जो लोग आइस स्केटिंग की जो आइस होती है वो एक काइंड ऑफ स्लीट ही होती है, बस थोड़ी सी मोटी होती है, वो काइंड ऑफ स्लीट ही होती है। हेल मतलब ओले गिरना। अब 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओलोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल वो होती है जो मोस्टली प्लेन्स में आती है। अब ये जो प्लेन्स में जो आती है वो एकदम ऑर्डिनरी होती है कि वार्म एयर थी, है ना, वार्म एयर तो ऊपर उठ गई और बारिश से जो पानी नीचे आ रहा था वो नीचे आ गया, सिंपल, ठीक है, ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल, ये रेनफॉल तब होती है जब पास में पहाड़ हो और एक समुद्र हो। ऐसे में क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होती है उसे जाने के लिए पहाड़ के साइड में से निकलना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी अलग सी होती है, बस आपको इतना डायग्राम याद रखना है
कि वो कहाँ पे होती है। रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है पहाड़ों के पास जहाँ पे समुद्र भी हो। और साइक्लोनिक रेनफॉल तब होती है जब जो कोल्ड एंड वार्म एयर एक दूसरे में, जैसे वार्म एयर ऊपर जाना चाहती है और कोल्ड एयर नीचे आना चाहती है, तो दोनों एक दूसरे में ऐसे कर रहे हैं, और बारिश का पानी भी है। तो साथ में साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि वो कभी भी एक साइक्लोन का शेप ले सकती है। और एक बार उसने अगर साइक्लोन का शेप ले लिया तो जब तक जो एयर प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर है, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वो चलता ही रहता है। रेनफॉल की इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे रेनफॉल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि सर्वाइवल, क्योंकि फ्रेश वाटर लाती है। प्लांट्स को रेन वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। अब जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे अगर बारिश ना हो तो फिर वहाँ पे ट्रीज तो उगेंगे ही नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में पानी, आदमी तो जाता नहीं है पानी देने पौधों को। इसलिए जो रेन वाटर होता है, जो बारिश होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर बारिश ना हो तो ड्रॉट आ जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फ्लड आ जाएगा। तो ये इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूमैड। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सो बाय बाय।